हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए एंड आप स्टॉक मार्केट से गाइस अच्छे पैसे कमाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। अभी आने वाला है एक नया आईपीओ अक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 30 जुलाई 2024 से लेकर 1 अगस्त 2024 तक है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड जो है वो 646 रुपये से लेकर 679 रुपये पर शेयर है गाइस। और लॉट साइज़ 22 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 2,73,45,162 शेयर से करीब 1,856,74,00,000 रुपये कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से 1,14,727 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 680 करोड़ कलेक्ट करने वाली है। और बाकी 1,73,30,435 शेयर्स जो है वो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 1,176 करोड़ 74 लाख रुपए कलेक्ट करने वाली है। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 2 अगस्त 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो 5 अगस्त 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 5 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट जो है वो 6 अगस्त 2024 है। और कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 1 अगस्त 2024 है। एंड गाइस, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टोटल इशू साइज़ मतलब 1,856 करोड़ 74 लाख रुपए जो कंपनी कलेक्ट करने वाली है, उसमें से ये जो 680 करोड़ जो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से कलेक्ट होंगे वो सीधे सीधे कंपनी के अंदर जाएंगे, मतलब कंपनी की ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपांशन के लिए यूज़ होंगे। और ये जो बाकी बचे ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 1,176 करोड़ 74 लाख रुपए जो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। एक भी रुपया जो है वो कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होगा। सो मेजॉरिटी मतलब बड़ी अमाउंट जो है वो प्रमोटर्स के पास जा रही है, मतलब कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी के ग्रोथ एक्सपांशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं हो रही है। अब एम्प्लॉय डिस्काउंट जो है वो 64 रुपये पर शेयर है, मतलब जो भी इस कंपनी के एम्प्लॉय है उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे होने वाली है गाइस। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, इसका ध्यान रहे। और शेयर होल्डिंग प्री इशू 14 करोड़ 73,56,280। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 15 करोड़ 73,71,007 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का ये जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलेंगे। अब रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 22 शेयर्स आ जाएंगे, 14,938 रुपये गाइस आपको देने हैं। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 286 शेयर्स आएंगे, 1,94,194 रुपये आपको देने होंगे। SHNI में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 308 शेयर्स आएंगे, 2,09,132 रुपये गाइस आपको देने होंगे। मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1,452 शेयर्स आएंगे, 9,85,908 रुपये गाइस आपको देने होंगे। और BHNI कैटेगरी में मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,474 शेयर्स आ जाएंगे, 10,846 रुपये गाइज आपको देने होंगे। सो गाइज यहाँ पर अभी ये जो मतलब HNI जो है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। और SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है तो आपको जो अमाउंट दिख रही है कि मिनिमम जैसे 14 लॉट के लिए 2,09,132 रुपये अप्लाई करना है, तो मतलब 2 लाख जो अमाउंट है तो ये अमाउंट तो बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स होंगे जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में काउंट हो जाएंगे। इसकी जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की जो कैटेगरी जो पड़ती है वो इनकम बेस्ड पे होती है, करोड़ में अमाउंट होती है कि उनकी इनकम क्या है, किस तरह से, और रेगुलर वो उनका इनकम सोर्स और ये सारी चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को काउंट करके वो कैटेगरी दी जाती है गाइस।
जस्ट टू लाइक इन्फॉर्म यू गाइज, क्या मतलब एक ऐसा होता है ना कि एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है कि ये तो 2 लाख तो नॉर्मल शायद कोई थोड़ा ठीक ठाक सा डिसेंट कमाने वाला रिटेलर्स होगा वो भी अप्लाई कर सकता है, तो क्या वो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में मतलब काउंट मतलब कहलाएगा? लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, वो उनकी एक इनकम बेस के ऊपर होता है और दूसरे भी कुछ क्राइटेरिया आई मीन काउंट होते हैं गाइस, और वो अमाउंट करोड़ में होती है। सो उस हिसाब से उनकी कैटेगरी बनाई जाती है। अब रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट ऑफर, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर है, और NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। प्रमोटर्स की बात करें तो संजीव जैन, संदीप जैन एंड अक्यूम्स मास्टर ट्रस्ट आर द कंपनीज प्रमोटर, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 84.94% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। सो बेसिकली अभी 84.94% का जो स्टेक है वो इन्हीं के पास है। सो मेजॉरिटी स्टेक अभी प्रमोटर्स के पास है। मतलब IPO के बाद क्या मतलब स्टेक होता है वो तब का तब देख लेंगे, अब मतलब उस टाइम पे डिक्लेयर हो जाएगा। और आई मीन कंपनी के अगर बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2004 से इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब एस्टेब्लिश्ड है। अक्यूम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड इज़ अ फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन offering a comprehensive range of pharmaceutical products and services in India and overseas. The company primarily provides end-to-end solutions for product development and manufacturing, as well as research and development of formulations, preparation, and submission of regulatory dossiers in the Indian and global markets and other testing services. The company is also engaged in the manufacture and sale of branded drugs and active pharmaceutical ingredients, जिसको हम शॉर्ट में APIs बोलते हैं, as a CDMO. The company manufactures a wide range of dosage forms including tablets, capsules, liquid medicines, vials, ampoules, blow-filled closures, topical preparations, eye drops, dry powder injections and gummy bears, to name a few. जैसे कि ये सारी प्रोडक्ट्स बनाती है। The company has produced a total 4025 commercialized formulations in over 60 dosage forms. In the financial year 2023, the company manufactured formulations for 26 of the top 30 pharmaceutical companies in India. In terms of revenues for its CDMO business, the company operates 10 manufacturing units with a cumulative production capacity of 49.21 billion units annually. As of September 30, 2023, the company plans to expand its production capacity with 2 additional production units with its CDMO business to be commissioned in FY 2025. Some of its production facilities have been accredited by various global regulatory bodies such as European Good Manufacturing Practice, the World Health Organization Good Manufacturing Practice, and the United States National Sanitization Foundation. सो ये कुछ उनकी ये दी गई है कि यहाँ से मतलब उनका मतलब ये जो चीज़ें बनाती है इतनी सारी, उनकी स्टैंडर्ड और क्वालिटी की एक तरह से बात बताई गई है कि ये सारी जगहों से मतलब आई मीन कमीशन है। और 30 सितंबर 2023 के हिसाब से कंपनी के पास टोटल 16,463 एम्प्लॉयज़ की टीम है, जिसमें से 7,211 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ है और 9,252 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज़ है। सो गाइज फार्मास्यूटिकल बेस्ड कंपनी है, और अब कंपनी जो है वो बेसिकली बिज़नेस क्या जनरेट कर पा रही है वो देखते हैं। तो कि यहाँ पर 31 मार्च 2022-23-24 के फाइनेंशियल्स दिए हैं, ये सारे फिगर गाइस करोड़ में है। और चलिए तो आई मीन देखते हैं कि 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 3,069 करोड़ रुपए के आसपास की थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 3,516 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 3,694 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,212 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि गाइस -250 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, जो कि 79 लाख के प्रॉफिट में आई है अभी।
और नेटवर्थ देखी जाए तो 621 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 709 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 787 करोड़ रुपए से बढ़कर 861 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 357 करोड़ रुपए से बढ़कर 491 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। और ये आप नीचे देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया। सो गाइज यहाँ पर ना अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो ठीक है, मतलब देखो रेवेन्यू में ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है। अब प्रॉफिट जो है ना वो प्रॉफिट नेगेटिव टू पॉजिटिव तो दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कि 22 में 250 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, उसके बाद 23 में 97 करोड़ के प्रॉफिट में आई, लेकिन फिर वापस सीधा 79 लाख के प्रॉफिट में है। तो ये बहुत ढाईसी तरह की मतलब कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट बेस है। सो मतलब कंपनी की जो बोरोइंग्स बढ़ रही है, यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है 357 करोड़ से 491 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। तो गैस बोरोइंग्स बढ़ी है वो तो ठीक है, क्योंकि ठीक है मतलब कि बहुत सारी कंपनीज होती है जो ऐसे बोरोइंग्स कर्जा लेती है। बट द प्रॉब्लम इज़ जो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि रेवेन्यू इतनी जनरेट करने के लिए उनको जो भी मतलब मटेरियल कॉस्ट, मार्केटिंग, एम्प्लॉयज़ की सैलरी या अदर कुछ दूसरी लायबिलिटीज़, जो भी दूसरे खर्चे सब मिला के जो बिज़नेस रेवेन्यू जनरेट जो कर पा रही है कंपनी, तो वो ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इतना खास बच नहीं रहा है और फ्लक्चुएटिंग भी है। सो ये एक चीज़ थोड़ी गौर करने वाली है। एंड साथ में थोड़ी बोरोइंग्स भी बढ़ी हुई है। अब देखते हैं कि कंपनी आगे किस तरह से मतलब आगे प्रोग्रेस करती है। नेवरदलेस लेट्स सी कि क्या होता है आगे, कंपनी किस तरह से प्रोग्रेस करती है। अब ROE देखें तो 0.11% है, ROC 3.37% है, डेट टू इक्विटी 0.69, RONW -0.57 जो कि ऑब्वियस है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13.69, पैट मार्जिन जो है वो 0.02% है। गाइज मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए होता है, सो ऐसा कुछ यहाँ पर कहीं लिखा हुआ नहीं है, जो आपको पता होगा कि कहीं पे लिखा नहीं है। बट एक ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि रेवेन्यू में ग्रोथ है, मतलब रेवेन्यू बढ़ रही है, लेकिन उसी हिसाब से प्रॉफिट में एक फ्लक्चुएशन दिख रहा है। हालांकि नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है तो वो एक बहुत अच्छी बात है ही है, लेकिन द थिंग इज़ कि वो 23 में 98 करोड़ से सीधा वापस वो 80 लाख रुपए के आसपास कुछ आ गई है, 79 लाख रुपए के आसपास। तो वो भी बहुत ड्रास्टिक चेंज है, समझ रहे हो। सो एक चीज़ें होती है ना कि हम समझ रहे हो कि आप कोई भी एक बिज़नेस कर रहे हो तो एक लॉजिकल बात होती है ना कि इतना बिज़नेस करने के लिए जैसे हमने लोन ली है तो ज़्यादा माल हमने हमारी शॉप पे डाल दिया, और उसके बाद एम्प्लॉय भी ज़्यादा है लेकिन उतनी बिकवाली हो नहीं रही है, लेकिन माल पड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये लॉजिकल मैंने आपको अपने कुछ रीज़न्स बताए हैं। अदर रीज़न्स भी कुछ हो सकता है, बट ये एक लॉजिकल रीज़न्स जो होते हैं और ये जनरल रीज़न्स भी होते हैं कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है कि मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है और लॉस जो है वो प्रॉफिट जो है वो उसके कंपेयर में उतना दिखता नहीं है, समझ रहे हो गाइस। अगर ऐसा होता ना कि जैसे 250 करोड़ की मतलब जो भी नेगेटिव मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमने देखा, वो अगर ऐसा होता कि 250 करोड़ के पहले जो लॉस में थे उससे अगर ऐसा होता कि 50 करोड़ की लॉस दिखती, फिर अगर ये 79 लाख का प्रॉफिट दिखता, तो एक बारी ना थोड़ा सा ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ ऐसे दिख रहा था। लेकिन 250 करोड़ से सीधा 98 करोड़ के प्रॉफिट में, 98 करोड़ से सीधा वापस 80 लाख के प्रॉफिट में। तो बेसिकली देखा जाए तो वापस एक तरह से वो फ्लैट तरीका का परफॉर्मेंस है या लॉस जैसा ही वो कहलाएगा ना, मतलब समझ रहे हो। एक समझ लो कि आप समझ लो 3 साल में अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, एक साल आप 250 सॉरी गाइस 1 साल आप 250 करोड़ के लॉस में थे, फिर सीधा आप तकरीबन मान लो 100 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए, और फिर सीधा आपको तीसरे साल पता चल रहा है कि वो सीधा 100 करोड़ का प्रॉफिट सीधा 1 करोड़ में चेंज हो गया। तो एक तरह से वही बात हो गई कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो वो उस लॉजिक के साथ मैंने आपको गाइज बताया हुआ है, और ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी चाहिए गाइज।
सो अब कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, हाँ एक बात और भी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई कंपनी के लिए नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहा हूँ या पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहा हूँ, नहीं। जो मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे ये 2-3 मतलब यहाँ पर 2-3 साल के जो फाइनेंशियल्स दिए हुए हैं उससे जो एक दिख रहा है, तो वही हिसाब से मैंने एक अपना ओपिनियन शेयर किया है गाइज़। सो गाइज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने के अगर रीजंस देखें तो रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ indebtedness of the companies and its subsidiaries, funding incremental working capital requirements of the company, pursuing inorganic growth initiative through एक्विजिशन एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। तो ये कुछ 4 मेजर रीजंस यहाँ पर कंपनी ने दिए हुए हैं। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड आई मीन यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस डेफिनेटली मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रहा है। इनफैक्ट आज आपने देखा होगा कि निफ्टी ने भी ज़बरदस्त वापस अपसाइड मूवमेंट दी है। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सारी चीज़ें जो है एकदम एक अप ट्रेंड में वापस दिखाई दे रहा है। जैसी मतलब उस टाइप की मूवमेंट वापस दी है तो सब कुछ वापस घूम फिर के ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट वापस और ज़्यादा ऊपर जाए, या हो सकता है कि ब्लफ करके फिर मार्केट थोड़ा सा वापस करेक्ट हो जाए। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, बट द थिंग इज़, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर अप ट्रेंड में ही है और रहता है तो अगर आईपीओस जनरली आपने देखे होंगे तो वो ट्रेंडी मार्केट में मतलब अप ट्रेंड मार्केट में ज़्यादा आते हैं। तो वैसे माहौल में एक आई मीन लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और लेकिन मैं तो आपको यही ओपिनियन शेयर करूँगा कि आप जब भी आईपीओ अप्लाई करो तो फिक्स अगर रखोगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं हम, सच में अब आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं या फिर लिस्टिंग गेन है, क्योंकि लिस्टिंग गेन है तो सीधी सी बात है कि आपको वो आप दिमाग में एक सेट कर लेना है कि मतलब इतना प्रॉफिट होगा तो मैं निकल जाऊंगा प्रॉफिट लेके, और अगर इतनी लॉस होगी तो वो उतनी लॉस लेके भी मैं निकल जाऊंगा करके, मतलब लॉस बुक करके। लेकिन जनरली जब लॉस होती है तो बटन जो है एग्ज़िट मतलब स्क्वायर ऑफ की तरफ हमारा दबता नहीं है गाइस। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा डिसिप्लिन रहिएगा। और ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट है तब तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि उसमें तो 1-2-5 साल जो जैसा जिसका टारगेट उस हिसाब से मतलब लॉन्ग टर्म वाला सीन हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ द थिंग गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मैन।